नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे रोजगार की, या यूं कहें बेरोजगारी की और आत्महत्या की। आत्महत्या, खुदकुशी, मौत जिंदगी का एक कड़वा सच है। हमें यह दुनिया छोड़कर जाना है किसी न किसी दिन, लेकिन लोग आत्महत्या, खुदकुशी करने पर भी आमादा हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ ही गुस्ताखी करते हैं, गैर जिम्मेदाराना कदम भी उठा लेते हैं किसी फितूर के चलते। यही वजह है कि कानून में आत्महत्या करना या आत्महत्या के लिए कोशिश करना, आत्महत्या कर ली, आपकी मौत हो गई तो क्या आपको सजा होगी, वरना आत्महत्या करने की कोशिश करना एक जुर्म है। पर आज हम आत्महत्या की बात क्यों कर रहे हैं? यह संकट काल है, संक्रमण काल है, आपदा आफत काल है। पिछले 1.25 साल से अर्थव्यवस्था का जो इंजन है वो ठप हुआ है। नौकरियां गई हैं, तनख्वाहें घटी हैं, आमदनी कम हुई है, दबाव बढ़ा है आम लोगों पर, आप पर, मुझ पर, और बहुतेरों की तो रोजी रोटी ही छिन गई और कर्ज के तले दब गए। नौकरी नहीं बची या कर्ज के नीचे दब गए, और इसके चलते लोगों ने आत्महत्या भी की है। हम कोरोना में हुई मौतों की तो चर्चा करते हैं, लेकिन जो लोग आत्महत्या कर गए उसकी चर्चा नहीं होती है। किसानों की आत्महत्या की बड़ी बातें होती हैं इस देश में, और जो हमारा NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने दरअसल 1995 से ही किसानों की आत्महत्या दर्ज करनी शुरू की, यानी कि वो आंकड़े जुटाने शुरू किए, और 2020 तक, पिछले साल तक, 1995 से 2000 तक 2,70,940 किसानों ने आत्महत्या की है। यह आंकड़ा 4 लाख तक भी लोग कहते हैं। किसानों से बात करोगे तो उससे भी कहीं ज्यादा, लेकिन ये तो किसानों की बात हुई। जो नौकरी पेशा लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो भी तो आत्महत्या करते हैं। उसका मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। देश में कुल जो आत्महत्याएं होती हैं उसमें बेरोजगार लोग 10.1% हैं। 100 लोग आत्महत्या करते हैं, 10 ऐसे हैं कि उनको एक अदद नौकरी नहीं मिल पा रही। जहां वादा यह किया गया था 2014 में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार थे। 23.4%, यानी कि 100 में से 23 या 24, जो भी आंकड़ा आप मानना चाहें, ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर थे, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं। यह तादाद लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कमाई के साधन खत्म होते जा रहे हैं और सीधा उनकी जेब में पैसे अभी नहीं मिल पा रहे हैं। हां, सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल जरूर देती है। स्वरोजगार से जुड़े, स्वरोजगार की बड़ी बात होती है कि सिर्फ नौकरी देने की बात नहीं है, ऐसा प्रबंध किया जाए, ऐसा माहौल तैयार किया जाए, ऐसी व्यवस्था इजाद की जाए कि लोग स्वरोजगार करें। मुद्रा कोष, मुद्रा लोन्स की बात की जाती है कि 15 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं लोगों को। 11.6% लोग वो स्वरोजगार से जुड़े थे। ये NCRB के आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। और सरकार तो बेरोजगारी के आंकड़े नहीं देती है, लेकिन बेरोजगारी की दर एक दफा तो पिछले साल
27-28% भी चली गई थी, लेकिन आज भी वो 9 और 10 के करीब है। पूरे मई महीने की बात करें तो बेरोजगारी की दर 11.9% है। आखिरी हफ्ते की बात करें, क्योंकि CMI हर हफ्ते सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े जारी करता है, तो वो 9% के करीब भी आ गई है। लेकिन ये भी 1.5 साल पहले, आपको ध्यान होगा, 1.5 साल भी नहीं, मैं कहूं 2.5 साल पहले, जब 6.1% बेरोजगारी दर हुई थी, 45 साल के सबसे उछले स्तर पर बेरोजगारी चली गई थी। नवंबर दिसंबर 2018 की बात कर रहा हूं। और जिस संस्था ने ये आंकड़े जुटाए थे, उसके 2 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया था। सरकार ने कहा था रिपोर्ट तो सार्वजनिक भी नहीं हुई, ये आंकड़े बेमानी है, ऐसे कोई आंकड़े ही नहीं है। 1973 में बेरोजगारी के आंकड़े सबसे पहले जुटाने शुरू किए गए थे। 45 साल के सबसे उछले स्तर पर 2018 में थे, और सरकार बनी मई में। उसके बाद ये आंकड़े भी जारी किए गए और ये आंकड़े वही निकले, 6.1%। आज बेरोजगारी दर पूरे महीने की, मई के 11.9, और जून के जो आंकड़े आ रहे हैं अब 9% के करीब की बेरोजगारी दर है। अब विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवानों के माता पिता उन्हें रिक्शा खींचने या मजदूरी करने या सड़क किनारे पकौड़े तलने पर मजबूर होता देख रहे हैं। भविष्य छीनकर मोदी सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर कर दिया। तो यह स्थिति है और यह बेहद ही गंभीर मसला है। इस पर आज चर्चा करें, उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, किसानों से ज्यादा बेरोजगार परेशान। कुछ तो करो सरकार, बेरोजगारी एक समस्या है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर देश के सामने आए, 6,28,000 करोड़ का एक राहत पैकेज भी दिया, लेकिन उसमें लोन लेने की सुविधाएं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम वगैरह वगैरह पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि भाई कारोबारियों को और पैसा देंगे, कारोबार बढ़ाएंगे, धंधा बढ़ाएंगे, रोजगार अपने आप आ जाएंगे। लेकिन जिनकी नौकरियां चली गई, तनख्वाहें कट गई, उसके लिए भी सरकार कोई ठोस टारगेटेड प्लान, रणनीति लेकर आएगी। और क्या ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? ऐसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा सांसद हैं, IAS रह चुकी हैं, वरिष्ठ नौकरशाह थी राजनीति में आने से पहले, अपराजिता सारंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ। AK वाजपेयी, LJP अहम घटक है मोदी सरकार की, है भी या नहीं ये आजकल थोड़ा सवाल हवा में लटक रहा है। उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, इन्हें प्यार से मैं GST बुलाता हूं। GST का आज जन्मदिन भी है, तो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। पर आज आपके जन्मदिन के मौके पर मैं मौत की चर्चा कर रहा हूं। GST गंभीर मसला है। एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, सिद्धार्थ सिंह, मेरे साथ हैं। तो अपराजिता सारंगी, इन आंकड़ों पर कभी बात नहीं होती। ये लास्ट अपडेट भी नवंबर 2020 में हुए हैं। आज जून में मैं ये चर्चा कर रहा हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी वो थोड़ा देर से जागे हैं। यकायक उन्हें बेरोजगार और आत्महत्या जो हो रही हैं, उनकी चिंता सताने लगी। जो ये आंकड़े मैंने दिए हैं, ये मैं दर्शकों को बता दूं, मैं हर चीज का सोर्स बताता हूं और टाइम बताता हूं। ये नवंबर 2020 में लास्ट अपडेट हुए थे। पर ये हमारे लिए, सरकार के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, समाज के लिए, और मैं अपने गिरेबान में भी झांकूंगा अपराजिता, पत्रकारों के लिए भी कभी प्राथमिकता, कभी टॉकिंग पॉइंट नहीं बनता है। मतलब कड़वी हकीकत को ब्रशिंग अंडर द कार्पेट करके सबको चंगा सी जी ये मानकर चले क्या हम? आप सबको मेरा नमस्कार। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है,
ट्वीट की दुनिया में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर घर में चले जाते हैं और कभी कभी इसी दौरान विदेश भी चले जाते हैं। कभी किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर उन्हें नहीं देखा। आश्चर्य की बात है, जब ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो रही थी उस समय कांग्रेस बड़ी जागरूक हो गई थी और जैसे ही 2 महीने के अंदर हमने 5,600 मेट्रिक टन ऑक्सीजन से 9,524 मेट्रिक टन पर डे कर दिया, तो कांग्रेस को लगा कि कुछ और मुद्दे नजर आए। उसके बाद वैक्सीनेशन पर आए। जब वैक्सीनेशन को हमने सुधार दिया तो अब इन्हें लग रहा है कि कुछ तो होना चाहिए। तो अभी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस की तरफ से रिपोर्ट आता था। मैं उस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में थी। उन रिपोर्टों को मैं देख रही थी, उन दस्तावेज को मैंने आज देखा जब श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट देखा। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि जहां तक बेरोजगारी की बात है, 2010 से स्थिति बहुत खराब चली आ रही है। मैं आप सबको बताना चाहती, कुछ आंकड़े देना चाहती। लीजिए। 2008 में 5.36%, 2010 में यह बढ़कर 5.65%, 2013 में 5.67%, 2019 में जब आदरणीय मोदी जी की सरकार थी यह घटकर 5.27% हो गया। नहीं, मैं यहां पर आपको रोकूंगा अपराजिता। देखिए, मैं और आपको मैंने बता 1 दूं, मिनट मेरे नहीं पास नहीं वो आप रिपोर्ट है। प्लीज, क्योंकि आप स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ आंकड़े बता रही हैं और मैंने जी। अपने शुरुआती संबोधन में यह जानकारी दी थी और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं कि नवंबर 2018 में आंकड़ा आया, खबर आई, पत्रकारों को खबर मिली कि जी आंकड़ा है 6.1%। 2 सदस्यों ने इस्तीफा भी दिया था कि जी ये खबर दबाई जाने की कोशिश की जा रही है। तब आप लोगों ने कहा ये खामखा की खबर है, खबर में कोई सत्यता नहीं है, कहां से आई खबर। और फिर मई के अंत में जब मोदी 2.0 मोदी सरकार ने दूसरी पारी खेलनी शुरू की तो ये आंकड़े जारी किए गए और 6.1% बेरोजगारी दर सरकार ने मानी। मई अंत 2019 की बात कर रहा हूं मैं 2019 के शुरुआत की बात कर रही हूं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। देखिए, नहीं, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड डेटा नहीं, मैं एनएसएसओ और मैं नीति आयोग सरकार के आंकड़े की बात कर रहा हूं। देखिए, 5.27% 2019 की शुरुआत में। और मैं क्या कहूं, उस साल करीबन 8 लाख नौकरियां सृजित हुई थी। 1 लाख, जो अगर आप पिछले वर्षों में देखेंगे तो उनकी तुलना में निश्चित तौर पर अधिक थी। लेकिन अभी जो स्थिति है, मैं मानती हूं आज की स्थिति से उन दिनों की स्थिति की तुलना नहीं की जा सकती है। बड़ी असामान्य परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। आज बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है? सरकार आंकड़े जारी क्यों नहीं करती? सीएमआई की बात करते हैं। आप सीएमआई को धत्ता नहीं बताएंगी। आपके बहुत सारे सहयोगी मेरे कार्यक्रम पे आए हैं और वो कहते हैं अरे सीएमआई कौन होता है? महेश व्यास 2019 में तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी मदद कर रहे थे, वो तो बीजेपी विरोधी हैं। सरकार आंकड़े जारी करती है क्या? बता दीजिए ताजा आंकड़ा बेरोजगारी का। 7.11% और इसके बाद ये बढ़ता जा रहा है, मैं मानती हूं। लेकिन अभी जो स्थिति है यह असामान्य स्थिति है, यह विकट परिस्थिति है और निश्चित तौर पर हमारी स्थिति सुधरेगी। आपने देखा जनवरी, फरवरी, मार्च, इस साल के जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारा जीडीपी ग्रोथ कैसा था? हमने अच्छा काम किया। 1.33% मैं महामारी की बात नहीं कर रहा, मैं महामारी की बात ही नहीं करता। मैं मान लेता हूं महामारी का आपका तर्क। अपराजिता प्लीज 1 सेकंड के लिए, मैं आपका तर्क पूरी तरह से मान लेता हूं। ये महामारी है, ये संकट काल है, नौकरियां गई हैं वगैरह वगैरह। खैर उसमें भी टारगेटेड आपको कुछ बेनिफिट्स देने चाहिए। जो मैं ये आंकड़ा दे रहा हूं, ये नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का 2019 का आंकड़ा। 100 लोगों ने आत्महत्या की तो उसमें से 10% तो बेरोजगार थे,
23.4% दिहाड़ी मजदूर थे, 11.6% स्वरोजगार वाले थे। ये आंकड़ा लगभग 44-45% हो जाता है। तब तो महामारी नहीं आई थी, तब तो कोरोना नहीं आया था, और 2 करोड़ रोजगार का वादा था ना, तो 2019 तक भी 10 करोड़ रोजगार मुहैया होने चाहिए थे कि नहीं? मैं आपको बता दूं कि समस्याएं विरासत में मिली थी। 4 सालों में 2014 के मई से 2019 तक हाथ में एक जादू की छड़ी लेकर 130 करोड़ वाले देश में हम चमत्कार दिखा दें, ऐसा नहीं होता है। समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और स्थिति को सुधार रहे हैं। आपने देखा, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी जी अपने ट्वीट में घर से निकलकर या घर के अंदर बैठकर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं, तो मैं कह दूं कि 20 लाख करोड़ का ये पैकेज मई 2020 में दिया गया, और मैं आपको कह दूं कि कार्यान्वयन में समय लगता है। हम सारे लोन दिया गया ना, सारे कार्यक्रमों को हम कार्यान्वित कर रहे हैं, और अभी कोरोना में लॉकडाउन हो गया, तो आप लॉकडाउन में, अब मुझे लगता है स्थिति में सुधार आने दीजिए। ये जो लॉकडाउन है इसे हटने दीजिए। आप देखेंगे जीडीपी में ग्रोथ होगा, आप देखेंगे हर जगह बिजनेस शुरू हो गया, आप देखेंगे नौकरियां मिलने लगेंगी हर जगह, आप देखेंगे नियुक्तियां बढ़ जाएंगी, और नियुक्तियां बढ़ जाएंगी। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता 20 है। लाख सरकारी पद तो रिक्त पड़े हैं, नहीं पड़े हैं क्या? मैं समझ रही हूँ स्थिति असामान्य है, स्थिति असामान्य है, और कुछ समस्याएं विरासत में मिलती हैं। कांग्रेस को तो इन सब बातों के विषय में कुछ कहने का ही नहीं, कांग्रेस को छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए। विरासत का रोना कब तक रोया जाएगा? 7 साल बाद भी आप विरासत की बात करेंगी? 7 साल मुकम्मल वक्त नहीं होता है क्या? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, 138 करोड़ लोग रहते हैं हमारे देश में, डेंसिटी भी हमारी बहुत काफी, आप सब जानते हैं इस बात को। मुझे लगता है जिस तरह से हम एक एक करके जितनी भी विरासत में समस्याएं मिली है उसके साथ हम जूझ रहे हैं, और हम अवसंरचना की दिशा में काम कर रहे हैं, हम मानव संसाधन को ऊपर उठाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप कृषि की बात लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लें, आप हर एक सेक्टर की बात लें, आप सोशल सेक्टर की बात लें, आप देखिए कि हर एक सेक्टर में हमारा विजन है, हमारा प्लान है। और ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, और अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने, जिनकी नौकरी चली गई उसकी प्लान क्या है? 1.25 साल से नौकरियां जा रही हैं, ये तो मानती है ना, और तनख्वाहें कटी हैं, घटी हैं, ये भी आप मानेंगी। उसकी कोई प्लान पिछले 1.25 साल में एक प्लान बताइए। देखिए, असामान्य परिस्थिति है, हम निश्चित तौर पर सफल होंगे, कुछ समय चाहिए हमें। जिस तरह हमने ऑक्सीजन को संभाला, जिस तरह हमने वैक्सीन को संभाला, मुझे लगता है हम बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम सारी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं, और सबकी सहायता लेकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे, मैं बहुत आशा है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, जो अपराजिता कह रही हैं और कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, घेर पा नहीं रहे सरकार को, तो 2020 को जो लास्ट अपडेटेड फिगर्स थी, और एक अभिषेक पाठक अगर कोई आर्टिकल लिख देते हैं उसको कोट करके, चलिए जी बेरोजगारी पर घेर कर देखते हैं सरकार को। संदीप जी, क्या ये गंभीरता है आपकी? संदीप जी, क्या रोजगार के सृजन की बात करना, बेरोजगारों की व्यथा की बात करना क्या राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? मुझे तो लगता है ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और जो हमारी बहन टीवी पर बैठी है, ये एनएसएसओ के डाटा को नहीं समझती है, ये प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रही हुई ऐसी बात करती है। एनएसएसओ का आंकड़ा देता हूं, 2011-12 में 2.2% था बेरोजगारी की दर, और 17-18 में 6.1%, मतलब 3 गुना आपने बेरोजगारी की दर बढ़ाई है। ये एनएसएसओ का आंकड़ा है मैडम। I hope you understand what I mean by NSSO, because I expect some sincerity and some serious debate with you. मैं आपसे कोई बीजेपी की ट्रोल की तरह नहीं बात कर रहा हूं। आपने एनएसएसओ का आंकड़ा नहीं दिया, 11-12 का आंकड़ा नहीं दिया, क्योंकि आपको लगा ये दूंगी तो मैं अपनी बात कहने में सफल नहीं हो पाऊंगी। आप
मुद्दों को भटकाइए मत। समस्या ये है, आपने मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ कि प्लीज आप बीच में मत बोलिए। नहीं, एक एक करके अपराजिता मैं रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। जी बोलिए गौरव। मैं इनसे कहता हूं, एनएसएसओ के आंकड़े के अनुसार 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी है कोविड के आने के पूर्व। और ऐसा क्यों हुआ ये भी सुन लीजिए मैडम। ये आपने कहा ना परिस्थितियां असामान्य है, असामान्य नहीं थे, पर लोग सत्ता में बैठे लोग असामान्य है। वो कभी रात को 8 बजे नोटबंदी का ड्रामा करते हैं, कभी बिना तैयारी के जीएसटी लागू कर देते हैं, कभी रात को 8 बजे 4 घंटे का नोटिस देके सारे उद्योग धंधे बंद करवा देते हैं। ये 8 से 12 वाला जो एडवेंचरिज्म है ना, इसके कारण हमारी बेरोजगारी यहाँ पहुंची है। और संदीप जी, एज ए इकोनॉमिस्ट का छात्र एक बात बोल रहा हूं, आवर इकोनॉमी, हमारा अर्थव्यवस्था कंजम्पशन के बेस की अर्थव्यवस्था है। जीडीपी का 55 से 60% कंजम्पशन से आता है। कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा, डिमांड बढ़ नहीं रही, और ये 20 लाख करोड़ की बात कर रही है। मैम 20 लाख करोड़ का अगर फायदा होता तो हमारी बेरोजगारी दर 14% मई में क्यों होती? आज भी 28 मई का आंकड़ा दे रहा हूं, 9.5% है बेरोजगारी की दर, और शहरों में 10.8% है। आपके पास ना तो अर्थव्यवस्था की समझ है, ना अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर है। आपके पास तो बहुत समझ है ना गौरव वल्लभ, आपके पास बहुत, एक सेकेंड, आपके पास बहुत समझ है, राहुल गांधी के पास बहुत समझ है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास भी होगी, अशोक गहलोत के पास भी होगी, भूपेश बघेल के पास भी होगी, हेमंत सोरेन के पास भी होगी, उद्धव ठाकरे के पास भी होगी। नौकरियां रोजगार उपलब्ध कराना, ये आत्महत्याएं रोकना, दिहाड़ी मजदूर स्वरोजगार वाले, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये क्या पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में कोई आत्महत्या नहीं कर रहा? संदीप जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं अब आपका एक प्रदेश जिससे आपका भी ताल्लुकात है, जिसका नाम है हरियाणा, वो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया। और जब 2011-12 में वो देश का एक इंजन हुआ करता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक स्मारक हुआ करता था, उदाहरण हुआ करता था, तो संदीप जी ये क्या हुआ 8 साल में? 8 साल में हुए 8 से 12 के 3 एडवेंचरिज्म, जिसको मैं कहूंगा एक व्यक्ति ने एडवेंचर किया हमारी अर्थव्यवस्था के साथ। बिना सोचे समझे नोटबंदी, बिना तैयारी के जीएसटी, और बिना तैयारी के 4 घंटे के नोटिस पे जैसे स्विच बंद करते हैं ना, वैसे उद्योग धंधे बंद कर दिए। उसका खामियाजा आज देश का युवा भुगत रहा है, उसका खामियाजा दिहाड़ी करने बिहार में गए थे ना आप, चुनाव लड़ा था तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, 10 लाख रोजगार देंगे, तो मुझे आंकड़ा दे पाएंगे आप कितने रोजगार सृजित किए आपने पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में? मैं आपको विश्वास, क्योंकि मेरे सामने आंकड़ा है, बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं है। और फिर भी मैं स्वीकार करता हूं, मैं मैडम की तरह अपनी दायित्वों से नहीं भागता हूं, स्वीकार करता हूं कि राज्य सरकारों को भी और करना चाहिए। हम करेंगे इसको पॉजिटिव स्पिरिट में लेके, पर ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ज्यादा भूमिका, ज्यादा स्ट्रक्चर इकोनॉमी का कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अपने सारे दायित्वों से भागती रहती है। हमें कभी सवाल पूछते हैं तो कोविड का बहाना, उससे पहले बोले अभी इलेक्शन का बहाना। आपके पास एक ही जवाब है हर समस्या का, राहुल गांधी। इतना क्यों डरते हो राहुल गांधी से? समस्याओं का निदान के बारे में पॉजिटिव स्पिरिट से सोचो तो आप भी तो रास्ता दिखाइए ना। कंजम्पशन बढ़ाई, मैं बोल रहा हूं कंजम्पशन बढ़ाइए, डिमांड बढ़ाइए। उसके लिए आज ही अभिजीत बनर्जी नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज विनर का एक लेख आया एक हिंदी के समाचार पत्र में। उन्होंने कहा लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, नया पैसा देके नई मांग का सृजन कीजिए, नया उपभोग बनाइए, जिससे कि नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके। ये अभिजीत बनर्जी जिनको नोबेल प्राइज मिला है उनकी बात है। ये नागपुर से बात नहीं कह रहा हूं कि बिना सोचे समझे 500 और 1000 के नोट बंद कर दो। का क्या हुआ 500 और 1000? उसका यह हुआ कि नौजवानों को खुदकुशी करनी पड़ी, दिहाड़ी मजदूरों को खुदकुशी करनी पड़ी, स्वरोजगार करने वाले लोगों को खुदकुशी करनी पड़ी। इसके सब बारे में सवाल पूछते हैं तो राहुल गांधी जी इनको याद आ जाते हैं। 7 साल में अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 7 जन्म में भी कुछ नहीं कर सकते। एक ही वाजपेयी, क्या ये कड़वी हकीकत नहीं है कि हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन दरअसल
रोजगार के जो अवसर हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं, क्या ये कड़वी हकीकत नहीं है? नहीं, इसको मान लेना चाहिए, इसको मानने में कोई इनकार नहीं है। जैसे अभी गौरव ने माना कि राज्य सरकारों को जितना करना चाहिए था नहीं कर पाए, प्रयास करेंगे, तो इसी तरह हमारा है भाई, प्रयासों में केंद्र सरकार ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। आप याद करो 2014 में जब आए, अच्छा, वो कैसे प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी, इसका थोड़ा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब प्रयास में क्या किया? मैं बताता हूं। सरकार के करता धरता दिन में भागने लगे, तपती धूप में दौड़ने लगे कि जी रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, प्रयास का मतलब समझाइए। नहीं, मैं प्रयास बताता हूं ना। जैसे हम 2014 में बाहर आई, एनडीए की सरकार आई, तो आते ही इनका विजन देखिए, इन्होंने आते ही कहा स्किल डेवलपमेंट इंडिया बनाई, हाँ, सेपरेट मंत्रालय कर दिए। एक सुन लेना, प्रयास गिना रहा हूं, पास हुए फेल हुए वो उस पे आप आ जाएंगे तो आइए। नहीं, अब वो स्किल इंडिया की आपने बात की ना, अच्छी बात की। स्किल इंडिया के तहत 66 लाख लोगों का कौशल विकास हुआ, स्किल डेवलप, सुनिए एक बात भाई, एक मिनट सुनिए, 66 लाख लोगों का कौशल विकास हुआ, रोजगार मिले स्वरोजगार समेत 10 लाख लोगों को, और वो 2016 के बाद यही नहीं पता वो मंत्रालय कौन है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि कौशल विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है, पांचों पैनल को मुझे भी ध्यान नहीं, मैं देखिए जीके खेलता नहीं हूं, आजकल ये शगल हो गया है, मुझे भी नहीं मालूम कि कौशल विकास मंत्री कौन है। देखिए, प्रयास गिनाने दो ना, हमने क्या क्या किए। नहीं, कौशल विकास मंत्री आपको पता है देश का कौन है, या आम दर्शक भी बता देगा जी ये कौशल विकास मंत्री है? बहुत कौशल विकास हो रहा है हमारे जिले में, हमारे इलाके में, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं। संदीप जी, मैं कह रहा हूं उससे क्या फर्क पड़ जाएगा मंत्री कौन है कौन नहीं है? उससे पता लगता है प्राथमिकता कितनी जरूरी है। ये स्किल इंडिया वो इतना बड़ा एम्बलम बना था, तो सही ना। अब आप साथ साथ चलोगे तो कैसे मैं गिनाऊंगा? मैंने एक एग्जांपल दिया कि स्किल डेवलपमेंट इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया गया, फिर दूसरा हमने क्या किया, देखिए मैं गिना दूंगा कम से कम 50-100, प्रयासों में मत जाइए। देखिए, हर बैंक के मैनेजर को लिखित इंस्ट्रक्शन दी गई कि अगर कोई SC/ST का आदमी आता है लोन लेने तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे उनको दीजिए। मैं आप चाहते हैं कि सरकार का विजन बड़ा क्लियर था और आज भी क्लियर है। देखिए, अगर ये बात मानिए कि ये विरासत में नहीं, आज तक आंकड़ा नहीं दिया जाता कि कितने रोजगार अवसर मुहैया कराए गए, तब वो बताया जाता है संसद के पटल पर कि जी इतने ट्रक बिके, इतने ऑटो बिके, इतनी गाड़ियां बिकी, तो इतने लोग, इतने ड्राइवर के साथ एक खलासी भी होगा, तो इतने लोगों को रोजगार मिल गया। आंकड़े के नाम पर यह दिया गया है। संदीप जी, आप आंकड़ों पे न जाइए, अगर हालात सुधरेंगे तो जनता अपने आप बोलती है, और जनता ने बोला है, हर चुनाव में बोला है। आपके कार्यक्रम करने से या इनके टेंडरिंग होने वाला ना, अल्टीमेटली जनता भुक्तभोगी है। या जनता अप्रिशिएट करती है, और जनता अगर अप्रिशिएट करती है, बार बार चुनाव बीजेपी को जिताती है, तो इससे क्या साबित होता है? तो मतलब सबको चंगा सी। देखिए, प्रयास हम गिनाने को तैयार हैं, सरकार ने जो कार्यक्रम किए अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए वो हम गिनाने को तैयार हैं, और ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई ये भी हम बताने को तैयार हैं। देखिए, गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन कितने रोजगार, ये बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके टाइम में ही शुरू हुआ था ना, कितने रोजगार सृजित हुए? अच्छा ये बता दीजिए, ये आंकड़ा एक बार बता दीजिए, सरकारी नौकरियां कितनी लगी, या वो लगातार घटती जा रही हैं और 20 लाख स्थान रिक्त पड़े हुए हैं? भाई, घटती जा रही है, उसका कारण ही तो बता रहा हूं मैं। घटती इसलिए जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन की जो कांग्रेस ने पॉलिसी शुरू की, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की पॉलिसी शुरू हुई, हर एम्प्लॉयमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट पे है, डॉक्टर से लेके चपरासी तक आउटसोर्स कर दिया गया, तो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? तो MTNL BSNL के लोगों को गोल्डन हैंडशेक, ये सारा विनिवेश हो रहा है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने नींव डाली उसकी चीजों की, राह पर नहीं चल रहे, हम उसको एग्जामिन करते हैं, अगर अच्छी चीज होगी तो उसको लागू करेंगे, अगर उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है तो स्क्रैप करेंगे। लाइन पे चलने का क्या मतलब? देखिए, ये सरकार के संज्ञान में है ना कि बेरोजगारी के चलते इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। भाई, ये रिकॉर्ड आपने लिया ना, डाटा कहीं से लिया ना, सरकारी रिकॉर्ड से लिया डाटा, तो सरकार के संज्ञान में तभी तो आया। तो सरकार तो कॉग्निजेंस हर चीज का लेता है और उसको मॉडिफाई करके, रेक्टिफाई करके, बाकायदा जो कमेटियां बनी हुई हैं वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम एक साल में
14,019 बेरोजगार लोगों ने आत्महत्या की, सेल्फ एम्प्लॉयड स्वरोजगार वाले, अब मैं परसेंटेजेस में आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, 16,098 लोगों ने। यह हमारा युवा, यह हमारा भविष्य है। एक ही वाजपेयी, ये भविष्य नहीं है। भविष्य क्या है कि जब कोरोना काल आया तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जब सेकंड वेव आई तो 6,87,000 करोड़ का पैकेज दिया, जब मुसीबत आई तो 82 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी, पर नौकरी नहीं दी, मुसीबत आई तो सबकी जेब में पैसा भी डाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं वो बीच में इससे पहले कि भूल जाऊं, और ये प्लीज मुझे खुद नहीं मालूम, मैं ये कह रहा हूं, गौरव आपको पता है देश का स्किल डेवलपमेंट मंत्री कौन है? जी, महेंद्र नाथ पांडे जी है, उत्तर प्रदेश के सांसद। अच्छा, आपको पता है, मुझे नहीं पता था। नितिन गडकरी। अपराजिता, आपको मालूम था या गूगल सर्च करना पड़ा? ईमानदारी से पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि कोई चर्चा नहीं होती, कोई न्यूज नहीं आती स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की। जी, इस तरह के प्रश्न आप ना करें तो बेहतर है। मुझे लगता है जिन्हें नहीं मालूम है उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। इसका मैं उनमें से एक मैं हूं, मेरे प्रति भी सहानुभूति रखिए। बहुत कम है, जनरल नॉलेज बहुत कम है, मेरी बहुत कम है, मैं मानता हूं। स्किल मिनिस्टर के विषय में हम सबको जानना चाहिए और हम सब जानते हैं, और जिनको पता नहीं है मुझे लगता है उनके सामान्य ज्ञान में कमी है। मेरे सामान्य ज्ञान में कमी है, मैं ये मानता हूं। हम आक्षेप क्यों करें? नहीं, मैं मान रहा हूं। और महेंद्र पांडे जी, देखिए, जब मैं आपसे तीखे सवाल पूछ सकता हूं, मैं अपने गिरेबान में झांकने का मादा भी रखता हूं, तो आप मेरे प्रति सहानुभूति रखिए, मेरा सामान्य ज्ञान कम है। विषय में हम सब जानते हैं, बहुत ही सक्रिय मंत्री हैं और इस दिशा में, स्किल इंडिया की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसे जमीन पर उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मैं आपको एक दो बातें तो जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, उंगलियां उठाना बहुत आसान है। 70 साल जो रहे हैं और जिनसे हमें हजार समस्याएं विरासत में मिली है, वो अगर आज आकर दरिद्रता और बेरोजगारी की बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं अभी देख रही थी सारे आंकड़े, ये राजस्थान का आंकड़ा देखे गौरव वल्लभ जी, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखे। मैं पुनरावृत्ति कर रही हूँ संदीप जी, आपने जो कहा मैं वही कह रही हूँ। ये जरा आंकड़ा देखे। मैं मानती हूँ हरियाणा प्रथम है, मैं मानती हूँ 35% बेरोजगारी है हरियाणा में, बेरोजगारी की दिशा में हमें बहुत काम करना है, मैं मानती हूँ। लेकिन 5 साल या 6 साल में, और जब कोरोना जैसी महामारी जो शताब्दी में एक बार आती है, इस तरह की महामारी से अगर केंद्र सरकार को जूझना पड़े तो इस वक्त इसकी नीति और नियत पर प्रश्न लगाना नहीं। हर चीज आप कोरोना काल से क्यों जोड़ रही है? मैं आंकड़े दे रहा हूं 2019-20 के शुरुआती दौर के भी, उस टाइम कोई कोरोना नहीं आया था। कोरोना कोई ढाल नहीं है कि हर चीज पे सवाल पूछो जी हम ऐसे मुश्किल वक्त में हैं तो अभी क्या पूछ रहे हो। ये 2019-20 के आंकड़े भी दे रहा हूं मैं आपको, कोरोना से पहले के 20 के आंकड़े की बात करें जी, 2019 की बात करें तो मई 2014 से आप 2019 की बात कर रहे हैं, आप 5 साल की बात कर रहे हैं। 70 साल से मिली हुई जो हमारी समस्याएं से जूझने में समय लगेगा। देखिए, मैं प्रशासन से जुड़ी हुई थी, मुझे पता है कुछ समय लगता है समस्याओं को समझने में, उसके बाद हमारा विजन डॉक्यूमेंट होता है, हम बजट का प्रावधान करते हैं और तब कार्यान्वयन होता है। जब कार्यान्वयन का समय आया तो कोरोना आ गया। अच्छा, थोड़ा समझने में आपको वक्त लग गया, 5 साल 6 साल लग गए समझने में, और इतने कोरोना आ गया जब तक समझे। हम प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और मैंने जो कहा 2008 से 2013 के जो हमने आंकड़े दिए, इसके विषय में गौरव वल्लभ जी चुप है। ये एनएसएसओ की बात कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, नहीं, वो एनएसएसओ के आंकड़े कोट कर रहे हैं आप। एनएसएसओ के आंकड़े वो गलत कोट कर रहे हैं तो बताइए। खैर, अभी इसमें तू मैं नहीं, क्योंकि ये बहुत संजीदा विषय है। एक सेकंड, अब जीएसटी स्क्रीन पर, जीएसटी, अभी अपराजिता ने कहा कि सवाल खड़े करना बड़ा आसान हो जाता है, तो विपक्ष में बीजेपी थी तो वो भी सवाल खड़े करती थी, पर इन सवाल या इन आरोप प्रत्यारोप में जी 70 साल क्या हुआ और 7 साल में क्या हुआ, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? आज की तारीख में युवा क्या परेशान नहीं है? क्या बेरोजगारी एक समस्या नहीं है? और उसमें और जुड़ जाती है आत्महत्या जो बढ़ रही है बेरोजगारी के चलते। किसानों को भी पीछे छोड़ दिया है बेरोजगारों ने आत्महत्या के मामले में।
बिल्कुल। नमस्कार संदीप जी, धन्यवाद मेरे जन्मदिन की बधाई के लिए, शुभकामनाओं के लिए। ये 70 साल की पहली मैं बात करता हूँ। ये 70 साल मंचों पे भाषणों में अच्छा लगता है, लेकिन एक बहस में, जो संजीदा बहस है, उसमें ये जुमला लगता है। पिछले 25 सालों में ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है केंद्र में, तो ये 70 साल जो है ये गलत है, गलत बयानी है। एक सांसद के मुंह से ये शोभा नहीं देता। जहां तक बेरोजगारी की बात है, 5 साल में इन्होंने 4 कौशल विकास मंत्री बदले हैं, और इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इसलिए बदले, क्योंकि परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे इसलिए बदले। और अभी भी जो कौशल विकास मंत्री हैं, अगर हम में से कोई पूछे कि उनका कोई एक बयान दिखा दीजिए, आप बयान नहीं दिखा पाएंगे। हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक स्टडी की, कालाहांडी में स्टडी की, चंदौली में स्टडी की, भदोही में स्टडी की, मुजफ्फरपुर में स्टडी की। स्टडी में हमने ये देखा, ये पिछले साल की बात है, ये देखा कि अगर शहरों में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गिर रहा है, तो इन इलाकों में महिलाओं में इच्छा शक्ति खत्म हो रही है रोजगार में आने की, कौशल विकास में आने की। केवल 5% जो रेस्पोंडेंट्स थे वो लड़कियां थी, महिलाएं थी। लोगों के पास वो ताना बाना ही नहीं है किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे वो रोजगार के लिए अप्लाई कर सकें। और अंतिम बात कि इन्होंने एक सप्लाई बेस्ड सिस्टम बनाया है, जहां पे आप कहते हैं कि ये लीजिए, आपके सामने मोबाइल रिपेयर सेंटर है, इसकी ट्रेनिंग कीजिए, जबकि युवा चाहता है आप उससे पूछें कि उसको किस चीज की ट्रेनिंग करनी है। तो सरकार के पास सोच नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नीति नहीं है, सिर्फ एक ढकोसला है। ऐसे में अचानक से बेरोजगारी की दर कम नहीं हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपरी सतह पे देखिए तो अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से इन लोगों ने धराशायी किया है, जिन 3 बातों के बारे में गौरव वल्लभ कह रहे थे, और लगातार यदि अगर वाकई सरकार अपने बेरोजगारी मिशन में इतनी सफल होती, लोगों को, जिसको ये आत्मनिर्भर कहते हैं, वो दरअसल बेसहारा भारत की तस्वीर है। ये लोग गरीब लोगों को बेसहारा छोड़ देते हैं, युवाओं को बेसहारा छोड़ देते हैं। मुद्रा लोन तो दे रही है ना सरकार मुद्रा लोन दे रही है कि आप अपना रोजगार खुद क्रिएट करो। इस बात को क्या इनकार किया जा सकता है? ये आज का अखबार है जो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से हमारे पीएसयू से अपने लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया। जो सरकार अपने नेताओं को ही रोजगार नहीं दे पाती, उनको पीएसयू के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वो सरकार एक व्यक्ति को, जो कि एक साधारण परिवार से उभरा है, किसी गांव के स्कूल में पढ़ा है, बड़ी मुश्किल से इंटर तक पहुंचा है, उसके बाद बीए बीएससी कर रहा है, कहते हैं कि यार ये 25,000 रुपए दीजिए और आप आत्मनिर्भर हो जाइए। ये तो मजाक है उसके साथ। नहीं, ये सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है क्या? देखिए, एक चीज बताइए मुझे घनश्याम तिवारी, जब मैं सरकारी रिक्त पदों की बात करता हूं, वो रिक्त जो पद हैं वो सिर्फ केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए हैं। हर राज्य में भी तो किस राज्य में जमकर भर्तियां हो रही हैं? आप एक राज्य कटिंग अक्रॉस द इंटायर कंट्री, 28 जो राज्य हैं हमारे, उनमें कहां पर भर्तियां हो रही हैं? और भर्तियां होती हैं तो हमें क्या दिखता है कि एक माली, और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का बहुत सम्मान करता हूं, उसका समर्थक हूं, माली गार्डनर की जॉब निकलती है तो वहां पर एमए एमफिल लोग भी कतार में खड़े हो जाते हैं। 6 रिक्त पदों का आवेदन आता है और वहां 17,000 लोग खड़े हो जाते हैं। पिछले 7 साल में ऐसा कोई भी सरकारी पद नहीं निकला हुआ जिसमें प्रत्येक पद से कम से कम 200 लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा। एक तो हमने अपने देश में युवाओं के साथ एक करारा मजाक कर रखा है कि हमारे देश में 15 साल से लेकर 35 साल तक युवा अलग अलग तरह के इम्तिहान ही दे रहे होते हैं। उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जो उनका प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट होता है। सरकार को इसके बारे में कोई नजरिया नहीं है। जहां तक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, अगर अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं है तो हमारे राज्य अकेले अपने दम पर रोजगार के बड़े पैमाने में सृजन नहीं कर सकते। अभी जिस तरीके से देश का पब्लिक फाइनेंस है, खासकर सरकार के अपने पदों की जहां तक बात है, अगर केंद्र सरकार के पास अर्थव्यवस्था की सोच नहीं है और राज्य सरकार के पास सोच नहीं है, पब्लिक फाइनेंस नहीं है, और उसके बाद आप युवाओं को कह रहे हैं आत्मनिर्भर होइए, उस युवा को जिसके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उसको लोन लेकर के पढ़ाया है, पहले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद किसी बीए बीएससी बीटेक के लिए पढ़ाते हैं, उसके बाद वो युवा बेरोजगार होता है, उसको माली के लिए अप्लाई करना पड़ता है या प्यून के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो भी नौकरी से नहीं मिलती है। इस तरीके से देश को बेसहारापन के कगार पे लेने की इकलौती जिम्मेदारी नौकरी मिली हुई है ना, और उस जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं। नौकरी मिली हुई है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये फोन मिला हुआ है ना, इसमें तमाम ज्ञान मिलता है। पूरे दिन आदमी को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। ये एक रोजगार मिला हुआ है सबको। ये एक प्रपंच आम आदमी के साथ किया जा रहा है कि किसी तरीके से वो किसी विवाद वाले में, झगड़े वाले में, नफरत वाले में, हिंदू मुस्लिम बहस में जूझता रहे और असली मुद्दे, उसकी अपनी रोजी रोटी के मुद्दों पर उसका ध्यान न जाए। लेकिन अगर आज की सरकारें बेरोजगारी पर सरकार जनता को जवाब नहीं दे सकती तो उनको वाकई सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिद्धार्थ सिंह बंद होने चाहिए। सिद्धार्थ, आपने अपनी जवानी खपा दी,
नॉर्थ ब्लॉक में, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तमाम मंत्रालयों में खबरें छानते छानते, ढूंढते हुए, सूंघते हुए बेरोजगारी और बेरोजगारी से जुड़ी जो आज खास समस्या की हम बात कर रहे हैं, ये बढ़ती आत्महत्या, खुदकुशी के वाकये, इस पर कोई चिंता है? अलार्म बेल बज रही है क्या नॉर्थ ब्लॉक में? कोई संज्ञान लिया जा रहा है क्या? अगर आप मुझसे फौरी तौर पे पूछेंगे तो मुझे इसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है संदीप, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। दूसरी बात, एक ये जो अभी बीजेपी की प्रवक्ता है मैडम कह रही थी कि 27 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसकी भी सत्यता मैं बता दूं आपको। जो रोजगार सृजन करने के लिए जो उसमें जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है अनाउंस की गई थी पिछले साल, जो स्टिमुलस पैकेज के साथ, संदीप, उसमें जो प्रावधान था वो था 22,000 करोड़ का प्रावधान था, जिसके तहत जो नए लोग जो रोजगार सृजन होंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर में होंगे उसका दोनों का प्रोविडेंट फंड का शेयर भारत सरकार देगी, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी। संदीप, उसमें यूटिलाइजेशन पता है कितना आपको? ये मैं सरकार के आंकड़े बता रहा हूँ, कल इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। सिर्फ 902 करोड़, कितने में से 22,000 करोड़ का प्रावधान किया था आपने। तो संदीप, आपके सामने जीता जागता और ये तो उन लोगों की बात है जिनकी तनख्वाहें 15,000 रुपए से कम हैं। 15 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वाले भी तो तादाद मतलब लाखों में है। नहीं, लेकिन संदीप देखिए, गौर करने वाली बात क्या है कि ज्यादा संख्या कहाँ होगी? जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं लोग, वो वही 15,000 वाली संख्या होगी, 10 से 15। हाँ। तो संदीप, स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। दूसरी बात, मैं आपको एक और एम्पिरिकल एग्जांपल दे दूं संदीप। मैंने नहीं, इसका सीधा मतलब ये निकला ना, सरकार अगर 22,000 करोड़ का प्रावधान करती है, यूटिलाइजेशन 902 करोड़ की होती है इस तथाकथित रोजगार मेरे आंकड़े नहीं है ये तो मतलब रोजगार सृजित नहीं हुए, ये बात साफ हो जाती है। बिल्कुल, और ये सरकार ने ही कल प्रेजेंट किया है सारा। अपनी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें सरकार की ही प्रेजेंटेशन में से मैं बोल रहा हूं संदीप। केवल 21 लाख आपका टारगेट था कि आप 60 लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार कितने हुए? सिर्फ 21 लाख। तो ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। और संदीप, एक बार और बताऊं, मतलब ईमानदारी से बोलना चाहिए इस बात को, जिस तरह से जो पैकेज आप 27 लाख, क्या इसको आप बोल दीजिए 60 लाख भी बोल सकते हैं, जितना चाहे आप उसमें जोड़ लें, लेकिन एक्चुअली जमीन पर कुछ नहीं है। अकेले टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गाइड जो हैं, वो भी 11,000 गाइड को 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। संदीप, कौन लोन लेगा और कौन लोन देगा? आदमी को 2 टाइम का खाना नहीं है। आप कोविड की जो स्थिति है इस देश में, मतलब इस देश में पॉलिसी मेकर्स का ये हालत है संदीप कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमें 15 महीने लग गए एक स्कीम लाने के लिए। और जब कोविड क्या चीज था? कोविड केवल हेल्थ इशू था ना। 15 महीने लगे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, एक आप स्कीम लाए हैं 15 महीने बाद। और पिछले एक और बात संदीप बोल दूं, देखिए, जब जीडीपी सिकुड़ेगी, जब आपकी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उसकी रफ्तार धीमी होगी संदीप, तो ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये केवल ऊपर जाएंगे। बिल्कुल सीधा रिलेशन है संदीप। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। एक और बात बोल दूं संदीप, हमने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप, संदीप, जो भारत सरकार का ई मार्केट प्लेस है ना, जहां पे आप जाके सामान खरीद फरीद करती है भारत सरकार, जो टेंडर्स आते हैं संदीप, आप उठा ले, मेजॉरिटी ऑफ टेंडर्स में ये जो नए कंपनियां हैं स्टैंड अप इंडिया या स्टार्टअप इंडिया के तहत, इनको कोई एग्जेम्पशन नहीं है। आप वहां पे जाके ना तो अपना माल बेच सकते हैं, आप उस टेंडर में ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो किस स्वरोजगार की बात हम लोग कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं पूरा आप लिंक चेन तो बनाइए, पूरी लिंक तो करिए उस पूरी चेन को। तो मुझे लगता है संदीप, मतलब जो आप कहने को कुछ भी घोषणा कर दीजिए, लेकिन जमीन पे हालात जो हैं बहुत जो है चिंताजनक हैं। और इसके ऊपर मुझे लगता है जो लर्नेड पैनलिस्ट हैं वो सुन ही रहे होंगे और इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। अपराजिता रिस्पॉन्ड करेंगी। पॉइंटेड फैक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पर सिद्धार्थ। मैंने सुना सिद्धार्थ सिंह जी को, और देखिए कुछ बातें रखना चाहूंगी, थोड़ी सी जो अभिज्ञता है उसके आधार पर कुछ कहना चाहूंगी।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का काम होता है किसी भी तरह की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में। मैं उड़ीसा राज्य से हूं, मुझे थोड़ा वक्त दे, 30 सेकंड दे, मैं बात रखना चाहती हूँ। आपने रिक्त पद की बात कही और आपने खुद स्वीकारा कि राज्य सरकारों को किसने मना किया रिक्त पद को क्यों नहीं उसकी पूर्ति कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, उड़ीसा राज्य के बारे में बता, 480 किलोमीटर उड़ीसा राज्य की सामुद्रिक सीमा रेखा है, बहुत ही सुंदर राज्य है, टूरिज्म पोटेंशियल है और यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा मैं आपको कह दूं, खनिज संपद की दिशा में उड़ीसा राज्य की तुलना ही नहीं है। 35% लोहा है, 98% क्रोमाइट है, 70% बॉक्साइट है, 25% कोयला है, क्या नहीं है? ठीक है। और इसके अलावा मैं कह दूं 1400 मिलीमीटर बारिश होती है। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ही सकारात्मक परिवेश है यहाँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि जहां तक दरिद्रता की बात है, उड़ीसा राज्य 28 राज्यों में नीचे से 5 राज्यों के बीच में एक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसने किसी भी राज्य सरकार को मना किया? अगर केंद्र सरकार ने बजट प्रावधान किया, अपनी नीति दी, अपनी पॉइंटेड सवाल जो यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ अपराजिता, जो सिद्धार्थ सिंह ने पॉइंटेड सवाल की रोजगार कल्याण की जो बात है, 22,000 करोड़ का प्रावधान आपने पिछले साल किया, 20,97,000 करोड़ में 902 करोड़ इस्तेमाल हुए, तो कितने रोजगार सृजित हुए? मेकअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कहां है ये? स्किल इंडिया, इसलिए मैंने पूछा कहां है ये बज़वर्ड से 2015-16 की। उसी दिशा में मैं जा रही थी, मुझे आप 1 मिनट का समय दें। देखिए, केंद्र सरकार अपनी नीति और अपनी नियत और अपनी विजन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जाहिर करती है, बजट प्रावधान करती है और राज्य सरकारों का हाथ पकड़ती है, एक परिवेश की सृष्टि करती है, एक इकोसिस्टम बनाती है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, प्रबंधन और कार्यान्वयन राज्य सरकारों का काम है। तो 28 राज्यों का काम है, मैं नहीं कही हूं कि एनडीए रूल राज्यों का ही काम है। ठीक है, 1 मिनट बची है मेरे पास। गौरव वल्लभ, सरकार की नीति और नियत पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? वो प्रबंधन कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम वो तैयार कर रहे हैं, काम राज्यों का है। वो इकोसिस्टम संदीप जी दिख कहाँ रहा है? अगर वो इकोसिस्टम दिखता तो 20 लाख करोड़ जिसकी मैडम ने बात करी, उसके बाद बेरोजगारी दर घटती। वो निरंतर क्यों 12%, 10%, 14% के आसपास है? मैं मैडम से बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं और इनके माध्यम से अगर इनको मोदी जी मिले तो मेरी तरफ से बोलिएगा मैम, बेरोजगारी की समस्या जब भी सॉल्व होगी जब आपकी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उसको आप बढ़ाओगे। आज सिर्फ 59% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देश में यूटिलाइज हो रही है, जो 77% हुआ करती थी 2011-12 में। 2019-20 में वो घट के हो गई 70% और आज मात्र 59%। तो जब तक आप डिमांड जनरेट नहीं करोगे, कंजम्पशन नहीं बढ़ाओगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी का उपभोग नहीं बढ़ेगा, जब तक नए रोजगार का सृजन नहीं होगा। आप मैडम एक तो डाइवर्ट बहुत करती है, आपको सवाल पूछा 22,000 में से 900 आप उड़ीसा चले गई। आप समस्या समझिए और उसके निदान को फिर सकारात्मक तरीका से बात करिए। नहीं, आप दोनों को समझना होगा, तू मैं नहीं, तू मैं से दर्शक को कुछ नहीं हासिल होगा। अपराजिता और गौरव कर देना सफिशिएंट नहीं है। नहीं, इसलिए मैं चिल्पो नहीं कराता हूं और ये वर्सेस नहीं कराता हूं। देखिए, मोटी बात क्या है? मोटी बात ये है, अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो जो हम जनसंख्या 138 करोड़ की बड़ी बातें हुई, उसमें जो हमारी युवा शक्ति है ना 18 से 35 साल वाली, ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इसी के चलते हम विश्व गुरु बन सकते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए कि हमारे युवा, उन्हें रोजगार ना मिले, वो सड़कों पर घूमें, परेशान हो, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बन जाएं, सोशल मीडिया के कंज्यूमर बन जाएं, देश की विकास में उनका योगदान नगण्य हो जाए, तो ये देश के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार सभी की जिम्मेदारी है। सही कहा अपराजिता ने कि नीति और नियत तो है, इकोसिस्टम भी बना दिया, पर कार्यान्वयन, असल बात तो ये है, मिला क्या युवा को?
आत्महत्या हमारे युवा ना करें, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी व्यवस्था की। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।